तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले जो है हम क्रोमेटोग्राफी की बेसिस पढ़ेंगे, देन वी मूव टुवर्ड्स द टाइप्स इन डिटेल। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक जो है वो है क्रोमो एंड द अदर वन इज़ ग्राफी। क्रोमो का मीन मतलब है कि कलर, एंड ग्राफी मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग ऑन पेपर। तो क्रोमेटोग्राफी का पूरा मतलब हुआ कलर राइटिंग। तो फर्स्ट जो है इसकी ये जो टर्म थी कलर राइटिंग और क्रोमेटोग्राफी, वो दी थी एक साइंटिस्ट ने, माइकल टी स्वेट ने। तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक फ़िज़िकल टेक्निक होती है जिसके अंदर जो है हमारे पास कोई हमें सैंपल दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अगर हमने उनकी सेपरेशन करवानी है तो हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक होता है स्टेशनरी फ़ेज़ और एक होता है मोबाइल फ़ेज़। स्टेशनरी फ़ेज़ को नाम स्टेशनरी फ़ेज़ इस वजह से दिया गया है क्योंकि वो मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पर ही रहता है। और जो मोबाइल फ़ेज़ होता है वो मूव करता है। जो मोबाइल फ़ेज़ होता है उसके अंदर जो है हम अपना एनालिट डाल देते हैं, जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है, जो सैंपल होता है वो हम डाल देते हैं। और जो मोबाइल फ़ेज़ है वो उसको कैरी करते हुए स्टेशनरी फ़ेज़ के ऊपर से गुज़रता है, ठीक है? अब जो हमारे पास उस मिक्सचर में कंपोनेंट है वो इंटरेक्ट करते हैं स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिनकी जो है एफ़िनिटी होगी स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी एफ़िनिटी नहीं होगी। तो जिनकी एफ़िनिटी होगी स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ वो स्टेशनरी फ़ेज़ के ऊपर रह जाएँगे, और जो बाकी जिनकी एफ़िनिटी मोबाइल फ़ेज़ के साथ ज़्यादा होगी तो वो मोबाइल फ़ेज़ के अलोंग मूव कर जाएँगे। तो हमारे पास इसकी डेफ़िनेशन क्या बनती है? डेफ़िनेशन ये है कि क्रोमैटोग्राफ़ी इज़ अ फ़िज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड between two phases, one of the phase constituting a stationary bed of large surface area, that is stationary phase, the other being a fluid. फ्लूइड हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि मूव कर सके, जो बह सके। तो इसके अंदर फ्लूइड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, हमारे पास गैस भी आती है और लिक्विड भी आती है। सो बीइंग अ फ्लूइड दैट परकुलेट्स थ्रू और अलोंग द स्टेशनरी बेड, मोबाइल फेज़। तो जो मोबाइल फेज़ है वो अलोंग द स्टेशनरी फेज़ जो है वो मूव करेगा, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फेज़ के अंदर जो हमारे पास सैंपल के हैं वो इंटरेक्ट करेंगे हमारे पास स्टेशनरी फेज़ के साथ। तो इस तरीके से जो है हमारी सेपरेशन हो जाएगी। तो ये जो है क्रोमेटोग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक डेफिनेशन है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये रही कि जो एक रशियन बोटेनिस्ट थे, माइकल टी स्वेट, इन्होंने ये टर्म दी क्रोमेटोग्राफी इन 1906। इन्होंने जो हमारे पास लीफ और प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं तो उन्होंने वो एक्सट्रैक्ट लिया और उसको एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर डाला, और उसके अंदर स्टेशनरी फेज़ था, मोबाइल फेज़ था। तो इससे जो हमारे पास उस लीफ के अंदर जो कंपोनेंट्स थे तो वो सेपरेट हो गए। जैसे ये हमारे पास एक कॉलम है, इसके अंदर स्टेशनरी फ़ेज़ और मोबाइल फ़ेज़, और जो कंपोनेंट्स थे लीफ एक्सट्रैक्ट में वो जो है हमारे पास सेपरेट होकर आ गए। सबसे पहले कैरोटीन, फिर ज़ेंथोफ़िल एंड क्लोरोफ़िल ए और क्लोरोफ़िल बी। तो ये जो है हमारे पास इसकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी। अब जो ऐसी टर्म्स हैं जो क्रोमेटोग्राफ़ी में बहुत यूज़ होती हैं, तो पहले हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफ़ी में जितनी भी सेपरेशन होती हैं वो एक ही बेसिस पे होती है। वो मेन बेस जो है वो उसकी ये है कि हमारे पास जो सैंपल में कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं हमारे स्टेशनरी फेज़ के साथ। तो वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारे पास जो है हमारा मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो सकेगा। अब जैसे हम मेरे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर जो है कंपोनेंट ए है एंड कंपोनेंट बी है। तो मैं कहती हूँ कि जो ए की जो है एफिनिटी वो जो है मेरे पास स्टेशनरी फेज़ के साथ है ज़्यादा, और बी की जो है वो है कम, ठीक है? इसकी लेस है। तो जो हम मैंने अब मोबाइल फ़ेज़ इन दोनों को कैरी करके जा रहा है अलोंग द स्टेशनरी फ़ेज़।
अब ए की जो है एफिनिटी स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ ज़्यादा है, तो वो ए जो है वो स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ रह जाएगा, और जो मोबाइल फ़ेज़ है वो बी को कैरी करता हुआ जो है इल्यूट आउट हो जाएगा। इल्यूट आउट का मतलब कि वो वहाँ से हमारे पास सेपरेट हो जाएगा और वो हमारे पास कॉलम से निकल जाएगा, ठीक है? तो बेसिस ऑफ सेपरेशन डिफरेंस इन इंटरेक्शन बिटवीन एनालिट एंड द टू कैरेक्टरिस्टिक फेजेस, ये दो फेजेस, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज जो है वो एक फ्लूइड है, हम कह सकते हैं कि एक कैरियर है, ठीक है? ये जो है कैरी करता है हमारे पास सैंपल को, ठीक है? अब स्टेशनरी फ़ेज़ जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, जो भी सैंपल आएँगे उनके कंपोनेंट्स के साथ वो इंटरैक्ट करेगा, ठीक है? अब हमारे पास आ जाता है कि एनालिट दैट स्ट्रांगली इंटरैक्ट विद स्टेशनरी फ़ेज़ आर रिटेन्ड लॉन्गर। तो वो कहता है कि एनालिट जिसकी हमारे पास एफिनिटी स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और जो वो जिस कंपोनेंट की कम है, तो वो हमारे पास फ़ौरन ही हमारे पास कॉलम से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है? एनालिट सेपरेट इनटू बैंड्स। अब हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ठीक है? अब सबसे पहले जिसकी सबसे कम होगी, हमारे पास डी सेपरेट हो जाएगा, फिर सी, फिर बी एंड ए, ठीक है? ये हमारे पास एक तरह के बैंड्स बन जाएँगे। एट लास्ट जब हमारे पास एनालिट निकल कर के आएगा कॉलम से, तो वहाँ पर हमारे पास होगा डिटेक्टर, जो कि उसे डिटेक्ट करेगा। देन जो है हमारे पास बन जाएगा क्रोमैटोग्राम, ठीक है? क्रोमैटोग्राम क्रोमैटोग्राम हम कहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, ठीक है? क्रोमैटोग्राफ़ी का, जो हमें डिटेक्टर ने प्रोवाइड किया, तो मैं उसे कहूँगी क्रोमैटोग्राम है। क्रोमैटोग्राम इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ द क्रोमैटोग्राफ़ी, ठीक है? फाइनल रिज़ल्ट जो उसका होगा, जो भी मतलब उसका ग्राफ होगा, या फिर अगर हम पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी करते हैं, उसके अंदर जो है डिफरेंट स्पॉट्स बन जाते हैं, तो मैं कहूँगी जो फाइनल उसका निकल कर के आएगा पेपर, तो मैं उसे कहूँगी कि ये क्रोमैटोग्राम है, ठीक है? अब यूजेस क्या-क्या होते हैं? यूजेस होते हैं एनालाइज़ द मिक्सचर, आइडेंटिफ़ाई कि इसके अंदर से अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है? मिक्सचर को जो है आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल काम है। जब हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट कर होकर के आएँगे, तो हम उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि इसके अंदर ये कंपोनेंट थे। प्यूरीफाई, ठीक है? जब हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट होंगे, तो हमारे पास प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। क्वांटिफ़ाई, जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे, तो हम उनकी क्वांटिटी मेज़र कर लेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगी क्वांटिफ़िकेशन टेक्निक। अब हम देख लेते हैं क्लासिफ़िकेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है? हमारे पास क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक की जो है क्या-क्या क्लासिफ़िकेशन हो सकती है, डिफरेंट बेसिस पे होती हैं, तो हम एक-एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है बाय फिज़िकल स्टेट ऑफ स्टेशनरी फ़ेज़ एंड मोबाइल फ़ेज़, ठीक है? इसकी बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है होमोजीनस एंड एक है हेटेरोजीनस। जो होमोजीनस है, देखें होमो का मतलब है सेम, ठीक है? अगर हमारे पास स्टेशनरी फ़ेज़ एंड मोबाइल फ़ेज़ दोनों की जो है हमारे पास, अगर उनका जो है फ़ेज़ वो सेम है, तो हम कहेंगे कि ये होमोजीनस क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक है। अगर जो है हमारे पास स्टेशनरी फ़ेज़ और मोबाइल फ़ेज़ की जो है डिफरेंट फ़ेजेज़ हैं, तो मैं कहूँगी कि वो हेटेरोजीनस टेक्निक है। तो होमोजीनस टेक्निक ये भी है कि उसके अंदर वो है, एग्जांपल है लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, मतलब हमारे पास स्टेशनरी फ़ेज़ भी लिक्विड है एंड मोबाइल फ़ेज़ भी लिक्विड है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है हाई पेपर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी एंड द पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी में ये होता है कि उसके अंदर जो पेपर होता है, पेपर इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड द सेलुलोज की जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं, उनके अंदर जो है स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं, ठीक है? उसके अंदर मॉइस्चर ट्रैप होता है, और जो वो मॉइस्चर है वो स्टेशनरी फेज़ के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा, तो उसके ऊपर जो है जब हम मोबाइल फ़ेज़ जो होता है पेपर क्रोमैटोग्राफ़ी में, इट इज़ आल्सो लिक्विड, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास हो जाती है होमोजेनियस क्रोमैटोग्राफ़ी, जिसके अंदर स्टेशनरी फ़ेज़ का भी और मोबाइल फ़ेज़ का भी जो फ़ेज़ है, वो दोनों लिक्विड है, मतलब सेम है। अब नेक्स्ट है जो वो है हेटेरोजेनियस क्रोमैटोग्राफ़ी। तो हेटेरोजेनियस टेक्निक के अंदर ये है कि हमारे पास जो स्टेशनरी फ़ेज़ है और जो मोबाइल फ़ेज़ है, उन दोनों की जो है फ़ेज़ेज़ डिफरेंट होंगी।
इसकी जो एग्जांपल है वो है सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो हमेशा जो है वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, ठीक है? वो गैस नहीं हो सकता। और जो मोबाइल फेज़ है वो या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। जो हमारे पास मोबाइल फेज़ है वो कभी सॉलिड नहीं हो सकता, ठीक है? अब यहाँ जो हमारे पास सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज़ है, और जो लिक्विड है हमारे पास वो हमारे पास है मोबाइल फेज़, ठीक है? अब इसकी जो एग्जांपल है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर जो सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज़ है, गैस जो है वो मोबाइल फेज़ है, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड गैस, ठीक है, लिक्विड जो है हमारे पास वो होगा स्टेशनरी फेज़, एंड जो गैस होगी वो मोबाइल फेज़, और इसकी एग्जांपल में आ जाता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? फर्स्ट जो है हमारे पास टेक्निक पूरी हो गई, जो कि हमारे पास थी ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन मैकेनिज्म। अब इसके अंदर जो टाइप्स सारी हैं वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, इसको आगे जाके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है इसके अंदर जो मोबाइल फेज़ होता है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और स्टेशनरी फेज़ जो है वो सॉलिड होगा। और सेपरेशन की जो बेसिस होंगी वो होंगी पोलैरिटी, ठीक है? पोलैरिटी ये होगा कि वो हमारे पास जो है सैंपल में अगर तो कोई पोलर कंपोनेंट है तो वो अट्रैक्ट होगा, और जो वो है जाके स्टिक कर जाएगा हमारे स्टेशनरी फेज़ के साथ। अब ये जो है हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है, और ये जो है हमारे पास हमारे मिक्सचर के जो अंदर कंपोनेंट है वो यहाँ पर जाके स्टिक हो गए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अभी ये जो मैं कहूँगी कि ये पार्टिकल यहाँ पर एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है? एब्जॉर्ब नहीं हुए। एब्जॉर्ब तब होते हैं जब ये अंदर चले जाते हैं। अगर तो ये इसकी सरफेस पे स्टिक हो गया तो मैं इनको कहूँगी दैट दे आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, तो ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है? ये हमारे पास हो गई फर्स्ट एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर जो है हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, इसको आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसकी एग्जांपल हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर जो मोबाइल फेज़ होता है वो भी लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो भी लिक्विड होता है, और जो सेपरेशन की बेसिस होती हैं वो होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है? अब ये मेरे पास जो है हमारे पास अगर जब स्टेशनरी फेज़ जब लिक्विड हो तो हम जो है वो लिक्विड को तो हम एक जगह नहीं रोक सकते, मतलब वो तो मूव करता है। तो हम जो है एक सॉलिड सपोर्ट पे हम उस लिक्विड को डाल देते हैं, ठीक है? ताकि वो अपनी प्लेस पे रहे। अब जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास सेलुलोज होते हैं, जो सेलुलोज होते हैं वो जो है उसके अंदर मॉइस्चर ट्रैप होता है, मतलब सेलुलोज जो है वो एक इनर्ट सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है? वो इनर्ट हम उसे इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा हमारे एनालिट के साथ। इंटरेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ करेगी, वो होगी स्टेशनरी फेज, एंड द स्टेशनरी फेज इज दैट द स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सेलुलोज, ठीक है? अब वो जो है उसके अंदर ट्रैप होगा, ठीक है? और हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है? अब ये मेरे पास एक है सॉलिड सपोर्ट, ये जो है मेरे पास एक वाटर की लेयर है, ठीक है? या फिर किसी भी लिक्विड की लेयर है, ठीक है? उसके अंदर जाके मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके डिज़ोल्व हो गए, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब ये मेरे पास आ गई पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट थी एड्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, देन पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है उसकी बेसिस होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है? इसके अंदर हम एक रेजिन यूज़ करते हैं, रेजिन, पॉलीमेरिक रेजिन। पॉलीमेरिक मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक रेजिन होगा, ठीक है? रेजिन जो है यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स पार्ट होगा रेजिन का, रेजिन के हमारे पास दो पार्ट होंगे, ठीक है? एक पार्ट जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है? और जो दूसरा पार्ट होगा वो एक्सचेंज होगा, वो हो सकता है, ठीक है? एक जो पार्ट है मेरे पास वो है पॉजिटिव, ठीक है, जो कि फिक्स है। दूसरा जो है मेरे पास है नेगेटिव, जो कि एक्सचेंजेबल साइड है, ठीक है? अब मेरे पास मुझे एक सैंपल दिया गया,
जिसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और कुछ जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ये जो मेरे पास, मैं इसे कहूँगी एनायन एक्सचेंज रीजन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज होगा हम उसकी बेसिस पे कहेंगे कि ये कौन सा, ठीक है, वो रेजिन है एक्सचेंजेबल, ठीक है। मैं इसको कहूँगी एनायन एक्सचेंज रीजन, ठीक है। हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कैटायन, तो मैं इसे कहूँगी कैटायन एक्सचेंज रीजन, ठीक है। इसका जो फिक्स पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव। अच्छा, ठीक है, ये जो है हमारे पास जो एनायन एक्सचेंज रीजन होता है हम उसे बेसिक रीजन भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक रीजन इस वजह से कहते हैं, अब जैसे मेरे पास है NaOH, अब ये जो NaOH है, OH अगर इसके अंदर से निकलता है, क्योंकि बेस क्या देती है, बेस देती है OH नेगेटिव। अब जब ये OH नेगेटिव देगी, देखो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये जो है हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाता है ये कैटायन एक्सचेंज रीजन, हम इसको एसिडिक रीजन कहेंगे। एसिडिक रीजन इस वजह से कहेंगे क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब मेरे पास है एक एसिड HCl, तो ये क्या देता है, एसिड देता है H पॉजिटिव। अब ये जब H पॉजिटिव देगा तो ये एक्सचेंज होगा एक और पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो मैं इसे कहूँगी एसिडिक रीजन। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं एक पॉलीमर, ठीक है। अब उस पॉलीमर जैसे हम ठीक है, वो एक होती हैं बॉल्स, ठीक है, उसको हम पानी के अंदर रखते हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये उस तरह का एक मतलब पॉलीमर होता है जिसके अंदर जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। अब जो हमारे पास जेल है जिसे हम वाटर में डालते हैं तो वो हमारे पास जो है स्वेल हो जाती हैं, तो ठीक है, उनके अंदर पोर्स होते हैं तो वो स्वेल होती हैं क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो वो स्वेल होगी, तो वो इस तरह का रीज़न होता है, ठीक है। अब उसके अंदर पोर्स होते हैं, अब उन पोर्स की बेसिस पे जो है हमारे पास सेपरेशन होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसको हम जेल परमिएशन भी कहते हैं, जेल फिल्ट्रेशन एंड साइज एक्सक्लूजन। अब ये मेरे पास है जेल जिसके अंदर पोर्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास मैंने इसके अंदर डाले हैं 3 तरह के पार्टिकल्स, सबसे स्मॉल, फिर मीडियम और फिर लार्ज। अब ये जो जेल के अंदर पोर्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास सिर्फ स्मॉल हमारे पार्टिकल्स ही एंटर कर सकते हैं जो हमारे एनालिट के हैं, ठीक है। जब वो पार्टिकल्स हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस पोर के अंदर, तो इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ही इस जेल में आएंगे, फिर इस पोर में आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर यहाँ पर चलते चलते, तो दे हैव टू ट्रैवल द लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सबसे एंड में निकल कर के आएंगे कॉलम से, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स, दे मूव विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल, देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, देन मीडियम मॉलिक्यूल्स, देन स्मॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास सेपरेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है हमारे पास हाईली सिलेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होती है बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए। अब मेरे पास जो है एक इसके अंदर होता है कि एक सपोर्ट होती है, उसके ऊपर जो है मैं एक स्पेसिफ़िक चीज़ लगाऊंगी जिसकी इंटरेक्शन हमारे सैंपल के कंपोनेंट के साथ होगी, और वो कंपोनेंट जो हमारे कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जैसे मैंने एक पार्टिकल लिया है, ठीक है, एक सपोर्ट लिया है, उसके ऊपर मैं अटैच करवाऊंगी एक एंटीबॉडी, ठीक है। जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उनकी एंटीबॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। वो डिफरेंट एंटीबॉडी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ। अब मैंने एक एंटीबॉडी लगाई है, ठीक है, उस सपोर्ट के साथ, और मेरे पास जो है हमारे मैंने मिक्सचर डाला है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। अब जो हम मेरे पास एंटीबॉडी है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ही इंटरेक्ट करेगी, जब वो इंटरेक्ट करेगी तो वो मेरे पास सेपरेट होकर के आ जाएगी, और जो बाकी मिक्सचर होगा प्रोटीन्स का वो मेरे पास अलग आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ हाईली सिलेक्टिव टेक्निक। सो ये मेरे पास मैट्रिक्स है,
ये मेरे पास लिगेंड है, मैंने एंटीबॉडी को लिगेंड कह दिया, ठीक है। ये मैंने एक बना लिया मॉलिक्यूल। अब ये मेरे पास सैंपल है जिसकी जो शेप है वो एंटीबॉडी के साथ मिलती है, तो इनका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बाकी जो मेरे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अलग आ जाएंगी। अब ये जो मेरे पास बनता है ना इंटरेक्शन, ये लिगेंड के दरमियान और सैंपल के दरमियान, मतलब एंटीबॉडी के दरमियान और प्रोटीन के दरमियान, तो ये जो होता है पीएच सेंसिटिव होता है। जैसे ही मैं पीएच चेंज करूँगी तो ये जो है इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये मेरे पास प्रोटीन सेपरेट होकर के आ जाएगी। तो ये मेरे पास ये वाली सेपरेशन टेक्निक हो गई। ये हमारी लास्ट सेपरेशन टेक्निक थी। अब जो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की जो बेसिस ऑफ सेपरेशन थी, मेरे पास एक और आ गई है, ठीक है, जो हम पीछे कर रहे थे मेन से, बाय द केमिकल नेचर ऑफ फेजेस, ठीक है। अब मेरे पास फेस है स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस। अब उनकी जो केमिकल नेचर है उनकी बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पे है जो है वो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी हम उसको कहेंगे कि जिसके अंदर जो है हमारे पास स्टेशनरी फेस पोलर होगा, ठीक है, उसकी जो केमिकल नेचर होगी वो पोलर होगी, और मोबाइल फेस की नॉन पोलर होगी, ठीक है। ये जो है हमारे पास उस टेक्निक के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर जो हमारे पास सेपरेशन हमने जिस कंपोनेंट की करवानी है वो नॉन पोलर हो, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड जो है वो है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। अब रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये होगा कि जो स्टेशनरी फेज होगा वो नॉन पोलर होगा एंड द मोबाइल फेस बिकम्स पोलर एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है बाय द ज्योमेट्री ऑफ सेपरेशन रीजन, ठीक है। मेरे पास अब मैं किस चीज़ से सेपरेशन कर रही हूँ, किस चीज़ से जो है मेरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक परफॉर्म कर रही हूँ, उसकी बेसिस पे कैसे क्लासीफाई होगा। एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड अदर वन इज़ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। अब जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो जो है 2 डायमेंशनल है, ठीक है, ये है 2 डायमेंशनल। और जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, प्लेनर में हमारे पास आ जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर जो है हमारे पास वो तो एक ही प्लेन में होता है, लाइक दिस इट इज़ इन वन प्लेन। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स आ गई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बाय द पर्पस ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम जो है क्रोमेटोग्राफी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी बेसिस पे कर रहे हैं, या तो हमने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैसे हम लैब्स में करते हैं, या तो हम उसके लिए कर रहे हो, या फिर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हो जिसकी एक बहुत ही बड़ी अमाउंट हमें प्रिपेयर करनी हो, ठीक है। अब उसकी बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। अब जो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी है वो जो है स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए यूज़ होती है, जो कि हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं सिर्फ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। और प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी वो होती है कि जिसके अंदर सैम्पल साइज़ वेरी लार्ज होता है, जो कि हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पर होती है। तो यहाँ पर होता है हमारे लेक्चर का एंड। अब हम नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। हम जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे।